जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, तो उसी से रिलेटेड जो है ये सारे के सारे प्रश्न हमारे यहाँ पर लाए गए हैं हमारे द्वारा। तो आप इस वीडियो पर अगर नए हैं तो बिल्कुल भी जो है वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही बनाए जा रहे हैं और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस किसका अधिक अंश देखने को मिलता है? तो इसमें मिलता है कैल्शियम का। तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां जो है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इन विकल्पों के अनुसार देखिए, तो इससे बाड़ बनाना या फिर एकत्रित करना या फिर ऊन कटाई करना, तो ये लामा का पालन पोषण या फिर कपास सूत्र की खेती जो है, सूत्र की खेती या फिर भेड़ पालन या कि कुक्कुट पालन, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भेड़ पालन से। तो ये जो बाड़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई जैसी गतिविधियां जो है किससे संबंधित है? ये है भेड़ पालन से। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड है, रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं। तो रबड़ के बगीचे इन विकल्पों के अनुसार बताइए कहाँ पाए जाएंगे? तो क्या ये शीतोष्ण वन में पाए जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाएंगे या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाएंगे या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाएंगे? तो विकल्प के अनुसार कहाँ पाए जाते हैं रबड़ के बगीचे? तो पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जितने प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इन प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसलिए ताकि एग्जाम का टाइम है तो आप तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है देखने को मिले, इसलिए जो है रैपिड फायर के हिसाब से मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता रहा हूँ। लेकिन आप जो है इन वीडियो को देखेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको वो देखने को मिलेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तो सबसे पहले सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध, बुध के बाद आएगा शुक्र और शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। तो ये चारों ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह हैं। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो विकल्प के अनुसार विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह बताइए इन विकल्पों को देखकर कि कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो सबसे चमकीला ग्रह जैसा कि जानते हैं किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो विकल्प के अनुसार देखिए, प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है या फिर जुपिटर। तो प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसलिए सबसे दूर किसको माना जाएगा? माना जाएगा नेपच्यून को। नेपच्यून को माना जाएगा क्योंकि जो है प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया है। तो इसके अनुसार अब कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा विकल्प नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विकल्प के अनुसार देखिए, पृथ्वी, मंगल, शनि और बुध। तो इन सब में देखा जाए तो सबसे गर्म है बुध ग्रह। वैसे देखा जाए तो सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है। लेकिन इस विकल्प के अनुसार इसमें जो दिया गया है इसके अनुसार बुध ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर बुध ही होता है सबसे गर्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य का जो धरातल है, सूर्य की बात करें, सूर्य का धरातल का तापमान कितना है? तो ये है 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस है या फिर 7000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य का तापमान, सूर्य के धरातल का तापमान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सूर्य के संघनन में सहायक गैस। तो सूर्य के संघनन में सहायक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन है, हीलियम एवं ऑक्सीजन है, हीलियम एवं नाइट्रोजन है या हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो सूर्य के संगठन में जो है हीलियम और हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन से ही सूर्य का निर्माण हुआ है।
तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिना उपग्रह वाले ग्रह, तो बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो जैसा जानते हैं सभी ग्रहों के पास अपने उपग्रह हैं, लेकिन बुध और शुक्र के पास अपने उपग्रह नहीं है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग लगता है कितना समय? 8 मिनट 9 7 या 8 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 8 सेकंड है, गलती से इसको टिक मत कीजिएगा। तो लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, तो 8 मिनट हमारा करेक्ट हो जाएगा, लगभग में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी का उपग्रह तो एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये फिर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये पृथ्वी पर है, सूर्य पर है, शुक्र पर या चंद्रमा पर? तो ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है चंद्रमा पर। तो विकल्प नंबर हमारा डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, बृहस्पति या फिर पृथ्वी? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो है और किस ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बुध, मंगल, बृहस्पति या शनि पर? तो पाया जाता है ये मंगल पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अतिरिक्त जो है क्या पाया जाता है? वायुमंडल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, विकल्प को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि भोर का तारा कहा जाता है किसे? तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? किसके पास सबसे अधिक उपग्रह है? मंगल के पास है, बृहस्पति, शनि या शुक्र के पास? तो शुक्र के पास तो एक भी नहीं है, मंगल के पास 2 हैं, ठीक है, और शनि के पास क्या है? सबसे अधिक। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है बृहस्पति, लेकिन शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में सबसे अधिक उपग्रहों की खोज शनि पर की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह शनि, मंगल, बुध या पृथ्वी? सबसे छोटा क्या कौन सा ग्रह है? बुध। तो बुध सबसे नज़दीक भी और सबसे छोटा भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, तो रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अर्थात किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं उसी को? तो मंगल है, पृथ्वी, शनि या शुक्र? तो किस ग्रह को कहते हैं? तो ये है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है रात में लाल दिखाई देता है, तो इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? ठीक है, तो हरे रंग का कौन सा ग्रह प्रतीत होता है? तो हरे रंग का बताइए, ये शनि है, बृहस्पति है, वरुण है या फिर शुक्र? तो शुक्र तो सबसे ज़्यादा चमकीला है, तो हरे रंग का कौन सा है? हरे रंग का आपको देखने को मिलेगा वरुण। ठीक है, वरुण ग्रह जो है हरे रंग का प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेक्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र या फिर यूरेनस? तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। तो नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी की दूरी बताइए कितनी है? तो ये लगभग कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर या फिर 150 मिलियन किलोमीटर या 236 मिलियन किलोमीटर या 256 मिलियन किलोमीटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा ए 149 मिलियन किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो कहाँ पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो है समान होती है, अर्थात उतना बड़ा दिन भी होता है, रात भी उतनी बड़ी? तो भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क या ध्रुवों पर? तो दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण, पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं उसका कारण क्या है? कारण देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन
ये कारण है, या फिर पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति जो है, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसी कारण दिन और रात होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है? ये किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व घूमता है, पूर्व से पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। तो ये घूमता है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तो ये हमारे रैपिड फायर चल रहे हैं और इसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सूर्य और पृथ्वी के अपसौर होती है के बीच अधिकतम दूरी। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो, जिसको हम क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है, क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। तो वो अपसौर घटना कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है, इसको हम अपसौर कहते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होती है। तो उपसौर की घटना कब होती है? तो न्यूनतम दूरी है ये, वो थी अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो न्यूनतम दूरी कब होती है? 14 जुलाई, 30 जनवरी, 3 जनवरी, या फिर 23 सितंबर। तो ये होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होंगे? 21 मार्च को होंगे, 23 सितंबर, या फिर 23 दिसंबर, या फिर 22 सितंबर, या फिर ए और सी दोनों। तो 21 मार्च को और 22 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं और 22 सितंबर को भी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चंद्र ग्रहण का कारण है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण लगता है, उसका क्या कारण है? विकल्प को ध्यानपूर्वक देख कर बताइए कि चंद्र ग्रहण का क्या कारण है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना, क्या ये चंद्र ग्रहण का कारण है? कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आ जाना, क्या पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ सकता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच इसका आ जाना पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जो है चंद्रमा का आ जाना, या फिर पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आ जाना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अर्थात पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा का आ जाना। चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ेगा, पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य जो है कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है कहाँ दिखाई देता है? ये दिखाई देता है अंटार्कटिका में, या फिर आर्कटिक क्षेत्र में, या फिर अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में, या फिर सऊदी अरब में। तो ये कहाँ दिखाई देता है? ये नॉर्वे में दिखाई देता है, नॉर्वे में। तो नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। ठीक है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर बताना है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये है 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, या फिर 12,800 किलोमीटर, या 6,400 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर सबसे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जो
लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ये जो है किस स्थान से होकर गुजरती है, सिडनी, मेलबर्न या बरखोयान से या फिर ग्रीनविच। तो इसको यह रेखा जो है ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इसको हम GMT बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। समय अंतराल की बात कर रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो समय अंतराल है वो कितना होता है, वो होता है 15 मिनट, 12 मिनट या 10 या 4 मिनट। तो होता है 4 मिनट। लेकिन दूरी पूछी जाए तो 111.2 किलोमीटर दूरी होता है, लेकिन समय पूछा जाए तो 4 मिनट। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति जो है स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, घटती है। ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की व्यास जो है वो घटेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, सांख्य तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है शुक्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर क्या है, विकल्प नंबर डी, अर्थात शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। 37 क्वेश्चन नंबर देखिए, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है। तो पृथ्वी से सबसे निकटतम जो है कौन सा ग्रह है, तो ये बुध है, शुक्र, मंगल या शनि। तो कौन सा है, तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है शुक्र। पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, ये है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु देखिए 4.6 अरब वर्ष या 5 अरब वर्ष या 5.6 अरब वर्ष या 3.6 अरब वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4.6 अरब वर्ष। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जो है दीजिए, वरना जो है आप वैसे भी देख सकते हैं कि आपका पेपर जो है होने वाला है, तो आप रैपिड फायर की तरह इन प्रश्नों को जल्द से जल्द जो है देखते चले जाइए बस। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में जो पाया जाता है वो चुंबकीय पदार्थ कौन है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट, निकेल या फिर डायोराइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निकेल। क्या हो जाएगा, निकेल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट, फिर बीच के भाग को कहा जाता है मेंटल, उसके बाद होता है क्रोड, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा मेंटल, भूपर्पटी या फिर क्रस्ट, क्रोड या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाएगा, भूपर्पटी या फिर क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है, 3 भागों में विभाजित पृथ्वी को किया जाता है। तो ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा, कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। तो विकल्प नंबर क्या है, डी हमारा एकदम इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, स्थल है। देखिए कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, 29%, 39, 31 या 41। तो 29% भाग पर क्या है, स्थल है, और 71% भाग पर क्या है, जल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। तो कायांतरित चट्टान इनमें से कौन सी, ग्रेनाइट है, साइल है, संगमरमर या बेसाल्ट। तो संगमरमर जो होती है वो होती है कायांतरित चट्टानें कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। तो धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाएगा उसको भूकंप मूल कहेंगे, भूकंप अभिकेंद्र कहेंगे या भूकंप केंद्र कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर जो हमारा बी है, भूकंप अधिकेंद्र, वही कहा जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, ठीक है। तो विश्व की जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं वो कहाँ पर, किस पेटी में आते हैं। तो विकल्प को ध्यानपूर्वक देख के बताइए कि यहाँ पर कहाँ पर आते हैं इनमें से। तो पहला विकल्प है हिंद महासागरीय पेटी में, या मध्य महासागरीय पेटी में, या परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आते हैं सबसे अधिक परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जहाँ पर आपको जापान,
इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे देश देखने को मिलेंगे। तो यहीं पर सबसे अधिक भूकंप भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, विकल्प के अनुसार बताइए कि भूकंप की तीव्रता मापी जाएगी या सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाएगी, वर्षा की मात्रा या ताप। तो क्या मापी जाती है रिएक्टर स्केल से, भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है। तो भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, विकल्प देखिए, बैरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ या सिस्मोग्राफ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर सिस्मोग्राफ, विकल्प नंबर सी हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं 7 महाद्वीप हैं, तो 6 महाद्वीप में तो ज्वालामुखी हैं, लेकिन एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो वो कौन सा, यूरोप है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो विकल्प के अनुसार कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी वो कहाँ पर है, जापान में है, इक्वाडोर में है, कोस्टारिका में है या पेरू में। ठीक है, तो कहाँ पर है, ये है इक्वाडोर, ये है कहाँ पर, इक्वाडोर में है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, देखिए विकल्प के अनुसार ज्वालामुखी, भूकंप, ओजोन गैस या नदियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो ये हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी प्रकार आपको अन्य सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को यूँ ही बरकरार रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी अन्य वीडियोज़ को भी देखते रहिए। धन्यवाद।